हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं 12th ओसीएम का चैप्टर नंबर 1, जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसका लेक्चर नंबर 6 आज हम लोग लेने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लो, उसके अंदर काफ़ी सारे मैंने चीज़ें बताई है चैप्टर से रिलेटेड। बाकी के लेक्चर्स देखना है तो देख लो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। देन स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। स्टार्ट करते हैं तो देखो, सबसे पहले बता देता हूँ टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है, देखो जब टेलर जो है वो अपने प्रिंसिपल्स बना रहे थे तो उन्होंने सोचा कि ये जो प्रिंसिपल है सिर्फ गाइड कर रहे, बता रहे कि आपको क्या क्या करना चाहिए, ठीक है, गाइडलाइन बता रहे हैं, जैसे कि आपको अच्छी सैलरी देनी चाहिए, आपको अपने काम को स्टडी करना चाहिए, ऐसे ऐसे सिर्फ गाइडलाइंस दे रहे। फिर उन्होंने सोचा कि कुछ टेक्निक्स भी बताई जानी चाहिए, यानी कि उन कामों को, वो जो एनालिसिस है उसको करना किस तरह से, यानी कि अगर काम को स्टडी करना है तो किस तरह से करना है, पैसे देने हैं, मतलब जो हमारे एम्प्लॉयज़ है अगर हमें उन्हें अच्छी पगार देनी है तो वो किस हिसाब से देनी चाहिए और कैसे देनी चाहिए, सारी जो टेक्निक्स है वही इन टेक्निक्स के अंदर बताई जा रही है, ठीक है। तो इसी के लिए उन्होंने सेपरेट टेक्निक्स बना दिए साइंटिफिक मैनेजमेंट की। तो वो ये सारी कुछ 6 टेक्निक्स है, एक एक करके सबको देखेंगे। आज 3 देखेंगे। सबसे पहला जो है वो है वर्क स्टडी। इसका मतलब होता है काम की स्टडी करना। जैसे कोई काम है, जैसे कि कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसको, वो जो प्रोडक्ट बनाने में कितना समय लगता है। जैसे कि अगर कोई मैडम है, मान लो एक मेरी मैडम है, मैडम ने मुझे होमवर्क दिया तो मैडम ने देखा कि ये जो काम है होमवर्क जो है वो कितने समय में कर रहा है, कितना टाइम ले रहा है, कितना मटेरियल लगा रहा है वो होमवर्क को लिखने के लिए, मतलब कितना पेन पेंसिल इस्तेमाल कर रहा है, कितने नोटबुक इस्तेमाल कर रहा है, इसी को वर्क स्टडी कहते हैं। यानी कि सब कुछ को अच्छे से स्टडी करना कि कितना समय लग रहा है, कितना मटेरियल लग रहा है, ठीक है। इसके अंदर 4 टेक्निक्स आते हैं। सबसे पहले है टाइम स्टडी, दूसरा है मोशन स्टडी, तीसरा है मेथड स्टडी और चौथा है फैटिग स्टडी, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है टाइम स्टडी। इसका मतलब होता है टाइम की स्टडी करना। इट इज़ द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द टाइम टेकन बाय एन एम्प्लॉय टू कंप्लीट अ गिवन टास्क। मतलब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक एम्प्लॉय को लेते हैं, यानी कि एक हमारा जो मजदूर है उसको लेंगे, उसको देखेंगे कि वो किसी भी काम को ख़त्म करने के लिए कितना टाइम ले रहा है। यानी कि अगर मैडम है तो देखेगी मुझे कि मेरे को जो होमवर्क दी है तो मैं होमवर्क लिखने में कितना समय ले रहा हूँ, वो उसी को ऑब्जर्वेशन करेंगे हम लोग। इट इज़ द टेक्निक यूज्ड फॉर फिक्सिंग द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू डू अ पर्टिकुलर टास्क अंडर गिवन कंडीशन। यानी कि एक ऐसा टेक्निक है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक फिक्स टाइम बना देते हैं। यानी कि पहले हमने ऑब्जर्व किया कि इस काम को करने के लिए कितना टाइम लगता है। यानी कि देखा मैडम ने कि होमवर्क लिखने में है मुझे जो है वो 1 दिन लग रहा है, 1 दिन में मैं होमवर्क लिख के आ रहा हूँ, तो मैडम अगली बार क्या करेगी, अब मुझे एक फिक्स टाइम दे देगी कि अब तुझे इतना होमवर्क जो है वो 1 ही दिन के अंदर लिख के आना है, 1 दिन से ज़्यादा नहीं लगाना है, ठीक है। तो फिक्स टाइम कर देंगे हम लोग, ठीक है। इट इज़ यूजफुल टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ एन एम्प्लॉय एंड टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ वर्क। इसके वजह से क्या होगा, अब इसके वजह से क्या होगा, देखो मैडम को मालूम पड़ गया कि अब मैं 1 दिन के अंदर होमवर्क लिख सकता हूँ, तो अगली बार भी 1 ही दिन के अंदर लिखवाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, मैं फालतू में ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। नहीं तो अगर ऐसे मैडम अगली बार बोलेगी कि अपने से कितना भी दिन में आराम से लिख के आओ और मुझे दे देना, तो क्या करूँगा, मैं 2-3 दिन लगा दूंगा वही होमवर्क लिखने के लिए, आराम आराम से लिखूँगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, मैं जल्दी जल्दी होमवर्क भी नहीं लिखूँगा, अच्छे से तरीके से होमवर्क नहीं लिखूँगा। तो इस टेक्निक से यही फ़ायदा होता है कि हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है एम्प्लॉय की, कि जल्दी जल्दी अच्छे से काम भी करते हैं अपनी फुल कैपेबिलिटी पे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है मेथड स्टडी, मतलब तरीके की स्टडी करना है कि कौन से तरीके से हम काम को किया जा सकता है। देयर आर ऑलवेज वेरियस मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द टास्क फॉर बेस्ट क्वालिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के मेथड्स होते हैं, तरीके होते हैं किसी भी तरह के काम को करने के लिए। जैसे कि होमवर्क ही करने के लिए काफ़ी सारे अलग अलग तरीके होते हैं। यानी कि एक तरीका है कि हम लोग क्वेश्चन आंसर्स के साथ में होमवर्क लिखे, एक तरीका है कि बिना क्वेश्चंस के हम आंसर लिखे, सिर्फ आंसर लिख दे, एक तरीका है कि हम लोग जो मतलब थोड़ा बहुत घपला मार मार के होमवर्क लिखे, ठीक है। तो इसमें 3 तरीके, अब 3 तरीकों में से किसी भी एक तरीके से हम लोग होमवर्क को लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम लोग घपला मार मार के लिखेंगे तो जल्दी भी लिखा जाएगा और काम भी हो जाएगा, कि मैडम भी खुश, हम भी खुश, ठीक है। तो इसी को हम लोग मेथड स्टडी कहते हैं, ठीक है। It helps in reducing the wastage of time, raw material and improving the utility of all resources as per predefined objectives। यानी कि इसकी वजह से क्या होगा, देखो अब क्योंकि मैं घपला मार मार के होमवर्क लिखूंगा, मतलब जल्दी जल्दी लिखने के लिए, ठीक है, आप लोग ऐसा मत करना। तो देखो क्योंकि हम लोग अब क्योंकि देखो अब मैं घपला मार के होमवर्क लिखूंगा, एक अच्छा टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा, तो इससे क्या होगा, मेरा टाइम भी बचेगा, वेस्टेज टाइम का नहीं होगा, जल्दी जल्दी होमवर्क भी हो जाएगा, पेन पेंसिल भी मेरा कम लगेगा, पेपर भी कम लगेगा, मटेरियल भी मतलब रॉ मटेरियल भी कम लगेगा, और इसकी वजह से मैं जल्दी जल्दी अपना होमवर्क भी कर पाऊंगा अच्छी तरीके से कम टाइम में ही।
तो इसकी वजह से मेरा जो काम है वो भी हो जाएगा, यानी होमवर्क भी हो जाएगा और मेरा टाइम भी बच जाएगा। ठीक है, इट इज़ हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द मेथड फॉर हैंडलिंग द रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्पेक्शन, स्टोरेज एक्सेट्रा। इसकी वजह से क्या हमारे जो रॉ मटेरियल है वो सही तरीके से इस्तेमाल होंगे, कम इस्तेमाल होंगे और कम इस्तेमाल में ही ज़्यादा चीज़ें बनेगी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं मेथड स्टडी, यानी अच्छी तरीके से एक अलग अलग टेक्निक्स मेथड्स का मतलब स्टडी करना है कि किस तरीके से हम अपने काम को किया जा सकता है, सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, उसी की स्टडी करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा स्टडी है वो है मोशन स्टडी। अब इसका मतलब क्या होता है, तो देखो, द स्टडी ऑफ रिक्वायर्ड मोशन मीन्स मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय एज वेल एज ऑफ मशीन विल कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर टास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि इसका मतलब ये है कि हम लोग स्टडी करते हैं, हम लोग देखते हैं कि कोई भी काम जो है उसके अंदर कोई भी इंसान है वो कितना टाइम, कितना मतलब क्या क्या मोशन कर रहा है, कितना हिल डुल रहा है। जैसे कि अगर मैं होमवर्क लिख रहा हूँ तो होमवर्क लिखते टाइम पे मैं कितनी बार अपने पन्ने को पलट रहा हूँ। ठीक है, यानी कि मान लो मैं होमवर्क लिख रहा हूँ, ठीक है, होमवर्क लिखते टाइम पे मैं बार बार पीछे से लिखना है, मुझे नोटबुक एक है मेरे पास और मैं बार बार पन्ना पलट पलट के लिख रहा हूँ। एक वर्ड लिखा फिर पन्ना पलटा, एक वर्ड लिखा फिर पन्ना पलटा, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, काफ़ी सारे मोशन हो रहे हैं। यानी कि मैं एक पॉइंट लिखने के लिए मैं बार बार पन्ने पलट रहा हूँ। तो ये जो पन्ना पलटने का जो मोशन है ये मतलब फालतू का है, बिना ऐसे मतलब अननेसेसरी है। तो ऐसे जो अननेसेसरी मोशंस होते हैं इनको हमें फाइंड आउट करना है और एक बेस्ट तरीका ढूंढकर इन जो अननेसेसरी जो है मतलब फालतू के जो मोशंस है उनको एलिमिनेट कर देना, हटा देना है। इट ऑल्सो हेल्प इन इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़ की वजह से मतलब हम जल्दी जल्दी अपना काम भी कर पाएंगे अच्छे तरीके से। जैसे कि अब वो जो पन्ना पलटने का काम है अगर वो नहीं रहेगा और डायरेक्ट मेरे पास दूसरे का नोटबुक रहेगा तो मैं सीधा वहीं से देख के लिख लूँगा ना, मेरे को बार बार पन्ना पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जल्दी जल्दी भी लिख पाऊँगा। ठीक है, मोशन टेक्निक इज़ यूज टू नो वेदर some element of a job can be eliminated or their sequence can be changed for smooth flow of task। यानी कि मोशन टेक्निक की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमें पता चलता है कि कोई भी काम जो है मतलब दिन भर में 10 काम किया जा रहा है तो 10 में से कितने काम फालतू के हैं और कितने काम ऐसे काम के हैं। और अगर कोई काम है जिसको जगह चेंज करने की चाहिए, मतलब पहले उस काम को नहीं करना है बाद में उस काम को किया जाना चाहिए, तो उस काम की सीक्वेंस को भी हम चेंज कर सकते हैं इन मोशन टेक्निक की मदद से। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है फैटिग स्टडी। अब इसका मतलब क्या होता है, तो इसका फैटिग स्टडी का मतलब होता है कि थकावन की स्टडी, यानी कि कोई भी एम्प्लॉय जो है वो कितने समय में थक जाता है काम करते करते। ठीक है, उसी की स्टडी की जाती है। ये जनरली लॉन्ग वर्किंग आवर्स विदाउट सफिशिएंट ब्रेक, टारगेट प्रेशर, हैवी वर्किंग टूल्स एंड पुअर वर्किंग कंडीशन रिजल्ट इनटू फिजिकल एंड मेंटल स्टेट दैट इज़ फैटिग। मतलब क्या कि देखो कभी कभी क्या होता है, अब एक इंसान है उसको मैं लगातार 4-5 घंटे से काम करवाए जा रहा हूँ, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा थक भी जाएगा और और उसको मतलब 4-5 घंटे के बाद मतलब 5 घंटे के बाद में एक 5 घंटे काम करवाने के बाद मैं आधे घंटे का ब्रेक दूंगा उसको, मतलब टिफिन विफिन खाने के लिए आधे घंटे का ब्रेक देंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, वो काफ़ी ज़्यादा थक जाएगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा थक भी जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा भारी भारी मशीन से उसको उठा के उसको रखना है, तो इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा थक जाएगा। तो इसी की स्टडी को हम बोलते हैं फैटिग स्टडी। लेकिन हम लोग को देखना है कि हमारे जो एम्प्लॉय है वो कितने समय में थक जाते हैं, इसकी स्टडी हमें करना है। क्यों करना है तो इसके बारे में बताता हूँ। इट हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ एंड एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय। इसकी वजह से क्या होता है, देखो हमारी जो एम्प्लॉय वो तो पहले बीमार हो जाएंगे इतना थकेंगे तो, और उसके साथ साथ क्या होगा, क्योंकि देखो थक जाएगा तो वो अच्छे से काम भी नहीं कर पाएगा, थका हुआ आदमी इतना ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। The study of fatigue and step to reduce the level of fatigue, it is very important to maintain the operational efficiency of the employees। मतलब क्या कि अगर हम लोग स्टडी करते हैं कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो कितनी देर में थक जाता है, यानी कि अगर मान लो कि 2 घंटे बाद हमारा जो एम्प्लॉय वो थक जाता है तो उसके बाद हमें उसको ब्रेक दे देना है और फिर वापस से काम करवा देना ताकि वो रिचार्ज हो जाए। ठीक है, तो इसी को फैटिग स्टडी कहते हैं, यानी कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो कितने समय में थक जाता है। अब यहाँ तक हमारी जो वर्क स्टडी है वो ख़त्म हो जाती है, यानी कि काम की स्टडी ख़त्म हो जाती है। अब नेक्स्ट जो हमारा टेक्निक है वो है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट। मतलब क्या है कि हमारे जो टूल्स और इक्विपमेंट है उसको हमें स्टैंडर्ड कर देना है कि एक ही टूल्स को हमें सही तरीके से मेंटेन रखना है, उन्हीं टूल से काम करना है ताकि अच्छे तरीके से जो लोग हैं उस काम को कर सके। किस तरह से अभी समझ आएगा आपको पॉइंट्स पढ़ोगे तो। विद द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड एट वर्क प्लेस टेलर एडवोकेटेड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट। मतलब क्या है कि देखो काफ़ी सारे टेलर्स ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए कि देखा कि अगर हम नए नए टूल्स लाते रहते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, एम्प्लॉयज़ जो है वो पुराने टूल की उनको आदत हो जाती है या फिर एक ही टूल्स को बार बार चला के उसी में एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि एक ही टूल वो लोग बार बार इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं, इसलिए ये कहते
कहते हैं कि हमें एक ही स्टैंडर्ड टूल को रखना चाहिए या फिर इक्विपमेंट को रखना चाहिए। स्टैंडर्डाइज्ड वर्किंग एनवायरनमेंट एंड मेथड ऑफ प्रोडक्शन हेल्प टू रिड्यूस स्पॉइलेज एंड वेस्टेज ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फैटिंग अमॉन्ग द वर्कर्स एंड इट इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ वर्क। मतलब क्या कि यहाँ पर हमारे अगर हम लोग अपने एक ही टूल्स या फिर एक ही इन्वायरमेंट रखते हैं अपनी कंपनी के अंदर, मेरी कंपनी है वहाँ पर में सिर्फ एक ही जैसा इन्वायरमेंट है, हमेशा सब एक ही जैसे रहते हैं, एक ही तरीके से हम काम को करते हैं, एक ही तरीके से प्रोडक्शन भी करते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, अब जितने भी लोग होंगे वो बार बार एक ही तरीके से करने की वजह से वही चीज़ को सीख लेंगे, बार बार करते 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 एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो इसकी वजह से वो मतलब वेस्टेज कम करेंगे कि उनको उनसे गलतियाँ कम होगी, वेस्टेज भी कम होगा, प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा, लोग थकेंगे भी कम क्योंकि बार बार उनको एक ही चीज़ करनी है तो उतना थकेंगे नहीं क्योंकि उनको पहले से वो काम आता है, तो उनके लिए वो आसान हो चुका है काम, तो इसलिए वो थकेंगे भी नहीं। और साथ ही साथ जो प्रोडक्ट की क्वालिटी और जो वर्कर की क्वालिटी और जो काम की क्वालिटी है वो भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए स्टैंडर्डाइजेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए करना चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये एक टेक्निक है, ठीक है। नाउ थर्ड जो हमारा टेक्निक है वो है साइंटिफिक टास्क सेटिंग। इसका मतलब होता है कि हमें टास्क को रखना है, टास्क मतलब कि हमें 2 दिन के अंदर ये काम करके देना है या फिर 3 दिन के अंदर ये काम करके देना है, इसी को टास्क सेटिंग कहते हैं, ठीक है। टेलर एम्फसाइजेड द नीड फॉर फिक्सिंग फेयर डेज वर्क। टेलर जो है वो कहते हैं कि हमें एक फेयर डेज वर्क रखना चाहिए, यानी कि किसी भी काम को करने के लिए एक फिक्स रख देना चाहिए कि आपको ये जो काम है वो 10 दिन के अंदर करके दे देना है या फिर ये जो काम है वो 4 दिन के अंदर करके दे देना है। इस तरह से फिक्स डे रखना चाहिए, यही टेलर कहते हैं। साइंटिफिक वर्क सेटिंग इज इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट द एम्प्लॉयज़ फॉर डूइंग वर्क मच बिलो देयर कैपेसिटी। साइंटिफिक वर्क सेटिंग की वजह से क्या होगा, सबसे पहले तो हम एनालाइज करेंगे कि ये जो काम है, कोई भी काम है उसको करने के लिए सही में कितना दिन लगता है, उसका टाइम देखेंगे कि कितना टाइम लगता है, कितना कॉस्ट लगता है, कितना मटेरियल लगता है, कितने लोग लगते हैं, सारी चीज़ें देखने के बाद, स्टडी करने के बाद, साइंटिफिक स्टडी करने के बाद उसके बाद हम लोग मतलब वो टास्क सेटिंग करेंगे कि आपको इतने ये जो काम है वो इतने दिन में करके देना है। इसके वजह से क्या होगा, हमारे जो एम्प्लॉय उनको टाइम लिमिट मिल जाएगी तो वो ज़्यादा मेहनत करेंगे उस टाइम लिमिट के अंदर उस काम को करने के लिए और अपनी फुल कैपेसिटी के हिसाब से वो काम करेंगे, यानी पूरा 100% देंगे। और वही अगर हम लोग ये कहते हैं कि ये जो मैं आपको काम दे रहा हूँ करके दे देना और उसके बाद मेरे को बता देना जब हो जाएगा, तो क्या करेगा वो एक दिन का काम को ही 2-3 दिन लगा देगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं, इसलिए हमें साइंटिफिक स्टडी करके उस हिसाब से टास्क सेटिंग करनी चाहिए। By using this technique, employees will complete the task according to standard given and management can keep proper control on optimum utilization of workforce। मतलब इस टेक्निक का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ तो सबसे पहले अपना जो काम है वो जल्दी जल्दी करेंगे। मतलब हमने टाइम्स लिमिट दे दिया कि आपको इस दिन के अंदर इतने समय में इतने सामान के अंदर इतने लोग मिलकर ये काम करेंगे, उस स्टैंडर्ड जो भी हमने दिया उसको उसके अकॉर्डिंग उन लोग काम कर लेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है, जितना भी हमने टाइम लिमिट दिया उस हिसाब से। और इसके वजह से क्या होगा, मैनेजमेंट भी अपने ऊपर पूरा मतलब जो वर्क फोर्स है यानी जो एम्प्लॉयज़ है उसके ऊपर भी कंट्रोल कर पाएगी कि उनसे अच्छे तरीके से काम करवा पाएगी, क्योंकि उनको हमने टाइम लिमिट दे दिया। अगर उतने समय में वो काम नहीं करते तो उसके ऊपर हम पेनल्टी भी डाल सकते हैं कि आपने टाइम पे काम नहीं किया, इसकी वजह से आपके जो सैलरी है उसके में से हम पैसे काटेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, जल्दी जल्दी भी काम करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें साइंटिफिक टास्क सेटिंग करनी चाहिए, एक टेक्निक है मैनेजमेंट की। तो यही तक आज हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो बाकी के हमारी जो टेक्निक्स है वो देखेंगे। तो अगर आपको वो वाली टेक्निक्स देखनी है तो यहाँ पर उस वीडियो की लिंक वीडियो आती होगी, वहाँ से क्लिक करके आप लोग देख लेना। नहीं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप पूरी वीडियोज़ को देख सकते हो, जितने भी लेक्चर्स है सबको देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए फ्यूचर में, और वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।